फिल्म संगीत को लेकर एक आम आदमी की समझ काफ़ी बेसिक होती है। हम सब गाने एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक पर थिरकते हैं। कुछ लोग लिरिक्स भी ध्यान से सुनते हैं और जो गाना पसंद आ जाए बस वो पसंदीदा गानों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। पर एक गाना बनाने के पीछे कितने प्रतिभाशाली लोगों का योगदान होता है, कितनों की मेहनत जुड़ी होती है, ये हम कभी जान नहीं पाते। इनमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स के अलावा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूज़िक कंडक्टर, म्यूज़िक अरेंजर्स भी शामिल हैं। क्योंकि धुन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उस धुन को वाद्य यंत्रों के सही तालमेल से एक आकार न दिया जाए तो वो गाना नहीं, सिर्फ एक धुनी बनकर रह जाएगी। इसीलिए कुछ म्यूजिक अरेंजर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि उन गुमनाम फनकारों के बारे में लोग जानें जिन्होंने कितने ही गानों के प्रील्यूड, इंटरल्यूड्स को जानदार और शानदार बना दिया। इस वीडियो को बाकायदा शुरू करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूजिक अरेंजर्स असल में करते क्या हैं, क्यों उनका काम महत्वपूर्ण है। संगीतकार ने धुन बनाई, मगर उस धुन को सपोर्ट करने के लिए प्रील्यूड, इंटरल्यूड्स और बाकी के म्यूजिक पीसेस में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल उस गीत में होना चाहिए, इसे तय करते हैं म्यूजिक अरेंजर्स। गाने के टुकड़ों को डिज़ाइन करने के साथ साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस शैली में बजेगा, कौन उसे बजाएगा, ये सब तय करते हैं म्यूजिक अरेंजर्स। पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक यूनिट की तरह तैयार करके रिहर्सल होती है, ताकि जो भी कमी हो उसे उसी स्तर पर दूर कर लिया जाए। इसी के बाद सिंगर्स के साथ फाइनल रिकॉर्डिंग की जाती है, जो हम सुनते हैं। इन गानों की शुरुआती म्यूजिक यानी प्रील्यूड को सुनकर ही पता चल जाता है कि गाना कौन सा होगा। यही है इन गानों के म्यूजिक अरेंजर का कमाल, जिन्होंने इन गानों को अमर बनाने में अहम योगदान दिया। ये थे गोवा के म्यूजिशियन सेबेस्टियन डिसूजा। उन्हीं के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे और कई ऐसी बातें आप जान पाएंगे जो शायद पहले आपको ना पता हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सिनेमा से जुड़े ऐसे वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज़ादी के आसपास गोवा से जो भी म्यूजिशियंस बम्बई आए, उनमें से ज़्यादातर ने संगीत का सबक चर्च में सीखा। चर्च स्कूल में जहां म्यूजिक एक अनिवार्य विषय था, वहीं सेबेस्टियन ने बचपन में वायलिन और पियानो बजाने के साथ साथ नोटेशन लिखना भी सीखा। 29 जनवरी 1906 को उत्तरी गोवा के एक छोटे से गांव में जन्मे सेबेस्टियन डिसूजा का संगीत से अटूट रिश्ता तभी से जुड़ गया था। वो कई प्रसिद्ध वेस्टर्न कंपोजर्स की फेमस सिम्फनी सुनकर बड़े हुए और संगीत सीखते रहे। आज़ादी के बाद गोवा से जो म्यूजिशियंस बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनमें सेबेस्टियन काफ़ी मशहूर थे। पर बॉम्बे आने से पहले उन्होंने इलाहाबाद, मसूरी, दिल्ली जैसे कई जगहों पर होटल बैंड्स के साथ काम किया। फिर 1942 में वो लाहौर चले गए। लाहौर के स्टिफल होटल में उन्होंने अपना बैंड बनाया, जो उन दिनों बहुत मशहूर रहा। मगर जब देश का बंटवारा हुआ तो वो मुंबई चले आए। जब वो लाहौर में थे तो संगीतकार ओपी नैयर से उनकी दोस्ती हो गई थी और उनका पहला गाना भी ओपी नैयर के साथ ही रहा। ये वही नॉन फिल्मी सॉन्ग था जो C.H. आत्मा का भी पहला सॉन्ग था, ओपी नैयर का भी और सेबेस्टियन का भी, प्रीतम आन मिलो। इस गाने के बारे में मैंने विस्तार से बात की है C.H. आत्मा के वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। सेबेस्टियन ने ओपी नैयर के साथ ही पहली बार किसी फिल्म के लिए भी म्यूजिक अरेंज किया। वो फिल्म थी 1952 में आई आसमान। और फिर उन्होंने ओपी नैयर के लिए आर पार, हावड़ा ब्रिज, मिस्टर एंड मिसेस 55, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम से लेकर 1973 की प्राण जाए पर वचन न जाए तक लगभग हर फिल्म में म्यूजिक अरेंज किया। और ओपी नैयर ने भी खुलेआम ये स्वीकार किया था कि उनके संगीत की कामयाबी में सेबेस्टियन डिसूजा का अहम योगदान रहा है। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर। एंथनी गोंसाल्विस ने जहां हिंदी फिल्मों में म्यूजिक अरेंजमेंट सिस्टम की शुरुआत की थी, उसे डेवलप किया, वहीं उसे और आगे बढ़ाया सेबेस्टियन ने।
जहां वो वेस्टर्न क्लासिकल की समझ रखते थे, वहीं उन्होंने इंडियन क्लासिकल को भी सीखा, जो बतौर अरेंजर उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। बहुत से फिल्म म्यूज़िक हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनमें वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा को भारतीय ऑर्केस्ट्रा के साथ संयोजित करने की अद्भुत क्षमता थी। रिच ऑर्केस्ट्रेशन के साथ सिंपल एंड एलिगेंट कॉम्पोजिशंस। पर हिंदी फिल्म संगीत में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है काउंटर मेलोडी की रचना करना, हार्मोनीज बनाना। उनसे पहले फिल्मों में काउंटर मेलोडी का चलन नहीं था, और जब सेबेस्टियन ने ये चलन शुरू किया तो बहुत से संगीतकारों के वो फेवरेट हो गए। 1952 में जब ओपी नैयर के संगीत से सजी आसमान रिलीज हुई थी, उसी साल सेबेस्टियन के एक दोस्त सनी कैस्टेलिनो ने उन्हें शंकर जयकिशन से मिलवाया, और इस मिलाप ने भी अनगिनत अनमोल गीत दिए। उसी साल आई अमिया चक्रवर्ती की दाग से ही इस टीम का जादू दिखाई सुनाई देने लगा था, क्योंकि दाग के इस मशहूर गाने में सेबेस्टियन ने काउंटर मेलोडी डिज़ाइन करने के लिए वायलिन और मैंडोलिन के साथ अकॉर्डियन का उपयोग किया था, जो उस समय तक काफ़ी रेयर था। मेरे दिल कहीं और चल, तुमकी दुनिया। ये गाना आज भी संगीतकारों के बीच बेंचमार्क माना जाता है। सेबेस्टियन जैसे अरेंजर ने शंकर जयकिशन के लिए 23 साल तक बिना ब्रेक के लगातार काम किया। दाग से शुरू हुआ ये सफ़र बसंत बहार, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, कठपुतली, जिस देश में गंगा बहती है, अराउंड द वर्ल्ड, लव इन टोक्यो, आम्रपाली से लेकर सन्यासी तक चला, जो शंकर जयकिशन के साथ सेबेस्टियन की आखिरी फिल्म थी। कई म्यूज़िक एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर सेबेस्टियन की प्रतिभा नहीं होती तो शायद शंकर जयकिशन की अपनी विशिष्ट शैली नहीं होती। हालांकि सेबेस्टियन का मानना था कि ये शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, सेबेस्टियन और दत्ताराम के बीच बेहतरीन टीम वर्क का कमाल था, जिसमें सभी अपने अपने काम में माहिर थे। और जब ऐसी टीम होती है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। शायद इसीलिए मेरा नाम जोकर का बैकग्राउंड म्यूज़िक सिर्फ हफ्ते भर में बन गया था, क्योंकि जयकिशन बैकग्राउंड म्यूज़िक में माहिर थे और उनके साथ सेबेस्टियन दत्ताराम ने मिलकर ये कमाल कर दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि जयकिशन सेबेस्टियन के काउंटर मेलोडीज और गानों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने उन सभी को एक साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया गाना बना दिया था। ये भी कहा जाता है कि राज कपूर भी सेबेस्टियन को बहुत पसंद करते थे और आरके की फिल्मों में राज कपूर के किरदार को म्यूजिक के जरिए उभारने में सेबेस्टियन का योगदान मानते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में। दोस्त दोस्त ना रहा प्यार, तेरी याद दिल से भुलाने चला। फिल्मों में म्यूजिक अरेंज करने के अलावा सेबेस्टियन ने शंकर जयकिशन के साथ एक फ्यूजन एल्बम राग जैज स्टाइल के 11 ट्रैक्स में भी म्यूजिक अरेंज किया। इस एल्बम में भारतीय शास्त्रीय राग बेस धुनों को जैज म्यूजिक के साथ जोड़कर फ्यूजन तैयार किया गया था। सेबेस्टियन की अपने ज़माने में बहुत मांग थी। कहते हैं कि सेबेस्टियन को एक गाने का म्यूजिक अरेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगता था। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अलग अलग स्टूडियो में जाकर एक ही दिन में 5 गाने बनाए। दरअसल वो सब कुछ लिख लेते थे, इसीलिए रिहर्सल के टाइम पर पूरी क्लैरिटी होती थी कि किस आर्टिस्ट को कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है। इस मामले में वो बेहद ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन थे। सेबेस्टियन डिसूजा की आखिरी फिल्म थी 1971 में आई आनंद, जिसमें उन्होंने संगीतकार सलील चौधरी के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट किया था। सलील चौधरी वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े प्रशंसक थे और सेबेस्टियन की वेस्टर्न म्यूजिक पर गहरी पकड़ थी, इसीलिए दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। जिंदगी कैसी है पहेली, दिल्ली संग आँख लड़ी, दिल्ली संग आँख लड़ी। ये सेबेस्टियन की विशेषता रही कि जैसा म्यूजिक डायरेक्टर का स्टाइल होता था, वो म्यूजिक अरेंजमेंट उसी के मुताबिक करते थे, और यही गुण एक अरेंजर में होना भी चाहिए। लेकिन यही वो वजह भी है कि एक अरेंजर के काम को अलग पहचान कभी नहीं मिलती। 1966 में एक फिल्म आई थी स्ट्रीट सिंगर। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है सूरज, पर कहते हैं कि सूरज किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं था, बल्कि
दत्ताराम, सेबेस्टियन और इनॉक डेनियल्स की एक टीम थी। सेबेस्टियन ने बतौर संगीतकार सिर्फ यही एक फिल्म की। उन्होंने करीब 23 साल तक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और इस दौरान ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, सलिल चौधरी, वसंत देसाई, एस.जे. बर्मन, मदन मोहन, रोशन, दत्ताराम, एन दत्ता, इकबाल कुरैशी, प्रेम धवन, सरदार मलिक, एस मोहिंदर जैसे कई संगीतकारों के लिए 1000 से भी ज़्यादा गानों का म्यूज़िक अरेंज किया। 1975 में उन्होंने फिल्म नगरी छोड़ दी और गोवा वापस चले गए। वहाँ उन्होंने अपना समय बच्चों को संगीत सिखाने में गुजारा। 9 मार्च 1998 को सेबेस्टियन ने ये दुनिया छोड़ दी, पर अपनी मौत से पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि उनके अंतिम संस्कार पर कोई पैसा खर्च न किया जाए, बल्कि जो कुछ भी बचा हो उसे दान कर दिया जाए। एक आम म्यूज़िक लवर शायद सेबेस्टियन जैसे अरेंजर के काम को ना पहचाने, पर इससे ना तो उनका कंट्रीब्यूशन ख़त्म होता है और ना ही उनकी अहमियत। आज के समय में तो तकनीक ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। सिंगर्स के लिए ही करने को कुछ खास नहीं रह गया है। सुर, लय, ताल सब कंप्यूटर से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एक वक्त था जब अरेंजर्स के बगैर गाना बनाना मुश्किल होता था। शायद इसीलिए वो गाने अमर हैं। तड़प ये दिन रात की कसम, रात के हम सफर थक गए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी